तो लगातार बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे सटीक सर्वे। न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बननी तय है। जी हाँ, न्यूज नेशन के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से काफी ज्यादा, अधिकतम 327 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 378 सीटें अधिकतम मिलने का अनुमान। वहीं न्यूज नेशन के सर्वे में कांग्रेस को मैक्सिमम 68 सीटें। बिल्कुल। और न्यूज नेशन के सर्वे में इंडिया गठबंधन को मैक्सिमम 169 सीटों के मिलने का अनुमान है। न्यूज नेशन के सर्वे में अन्य को जा रही हैं लगभग 23 सीटें, अधिकतम 23 सीटें मिलने का यह अनुमान है। पूरा डेटा आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज नेशन पर। सबसे सटीक सर्वे आपको हम दिखा रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको पूरा विश्लेषण हर एक राज्य का बता रहे हैं। क्यों ऐसे जो आंकड़े आपके सामने हैं, क्या इनके पीछे वजह रही है और क्यों ये समीकरण अगर बदले हैं तो कैसे बदले हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से आप देखिए किस तरह की पूरी ये टैली है। तो ये तस्वीर टैली की आपके सामने। और अब बात महाराष्ट्र और गोवा की पयोधी। बिल्कुल। सबसे पहले चलिए महाराष्ट्र जो दूसरा बड़ा राज्य है और कैसे यहाँ के समीकरण इस बार बदलते हुए नजर आ रहे थे राजनीति के लिहाज से। आप देखिए, अब बीजेपी को 27 प्लस, कांग्रेस को 21 प्लस, और ये जो फिलहाल अभी आपको हम दिखा रहे हैं ये महाराष्ट्र का है। कुल 48 सीटें हैं और बीजेपी के पास यानी 27 प्लस 27 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल ये आंकड़ा जो आपके सामने है, और कांग्रेस के पास 21। गोवा की तस्वीर भी आपके सामने। गोवा में किस तरीके की तस्वीर है वो जरा आप देखिए। ये टैली इस वक्त आपके सामने। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीट हैं और दोनों की दोनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है और इस बीच एनके सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने कहा इंडिया हैज वोटेड। उस एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, पोस्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नारी शक्ति और युवा शक्ति का जो भागीदारी है उसके लिए सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये जो टैली दिख रही है सर, इसमें भी आपको लगता है कि युवा शक्ति और नारी शक्ति की सबसे ज्यादा भूमिका है? देखिए, अब अगर हम जीत गए हैं तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि ये ट्रेंड कैसा था। लेकिन सिर्फ नारी शक्ति या युवा शक्ति नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये जो हम लोग दे रहे हैं इसके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल वोट परसेंटेज अच्छा रहेगा और सीटों का नंबर अच्छा रहेगा और सरकार बनाने जा रही है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये एक अजीब सा चुनाव था जिसमें आपको कहीं भी कोई आंधी तूफान नहीं नजर आएगा, क्रॉस करंट्स नहीं नजर आएंगी। लेकिन एक चीज जरूर हुई है, इन सब के बावजूद आखिर क्या वजह है कि बगैर आंधी के भी ये आंधी का वो आया है, रिजल्ट आया है। एक ही कारण है कि सोशल मीडिया ने समाज में काफी कंफ्यूजन फैलाया। सोशल मीडिया में जो होता यह है कि एआई की वजह से अगर आप एक पक्ष की ज्यादा देखते हैं न्यूज़ें तो वो वही पक्ष आपको एआई देने लगेगा और दूसरा पक्ष नहीं देगा। तो इसलिए इस समय कंफ्यूजन रहा, जिसकी वजह से कोई आंधी नहीं दिखाई दी। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लगभग आंधी की तरह ही हैं। लेकिन मनोज सर, महाराष्ट्र में मुकाबला चुनौती भरा नजर आ रहा है। जो न्यूज नेशन का सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 27 सीटें यहां पर दिख रही हैं और कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटें, 27-21। हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी को उतना में कोई बहुत लंबा चौड़ा नुकसान तो उनके सामने है नहीं। लेकिन उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, अगर हम अलायंस पार्टनर को देखते हैं, अगर हम अजीत पवार को देखें या शिंदे ग्रुप को देखें, तो उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसका कारण एक ये है कि जिस समय शिवसेना टूटी थी तो शिवसेना टूटने के बाद वहाँ जो पब्लिक सिंपैथी थी वो उद्धव ठाकरे के साथ थी। तो हमारा डेटा भी यही दिखाता है कि उद्धव ठाकरे की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अच्छी है। और दूसरा, ये जो एनसीपी जो टूटी है और शिवसेना जो टूटी, दोनों में एक और कन्फ्यूजन था कि जो ओरिजिनल पार्टी थी या जो शरद पवार की पार्टी थी, जब वो पार्टी टूटी तो टूटने के बाद पार्टी का सिंबल उन जो अजीत पवार है उनके पास चले गया। उसी तरीके से शिवसेना का जो सिंबल है, शिवसेना का सिंबल भी वो एकनाथ शिंदे के पास है जी। तो इसलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और ये जो स्थिति थी, ये इक्वेशन थी, ये बिल्कुल ही एक नए तरीके की इक्वेशन थी। मतलब यूं कहिए कि एक जनरल परसेप्शन था कि इन्होंने धोखा दिया है, अपने ओरिजिनल पार्टी से हट के ये लोग जो आके सत्ता बनाए तो इन्होंने धोखा दिया है। ये आम मासेज में गया था और बीजेपी को इसका दोष नहीं दिया गया।
इसका दोष था जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो मेन थे उससे जो अलग हुए थे। सर वोटर कंफ्यूज था यहाँ पर, उनके लिए कंफ्यूजन की स्थिति थी, जो समीकरण बदले और फिर सिंपैथी भी थी कि ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, किस व्यक्ति को धोखा दिया गया, ये सेंटीमेंट बिल्कुल नहीं, वो डिटरमाइंड था, वोटर डिटरमाइंड था कि इन्होंने धोखा दिया है अपने ओरिजिनल पार्टी को, लिहाजा इनको मत हम नहीं देंगे। ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका दोष उन्होंने बीजेपी को नहीं दिया, हालांकि उस पूरे में बीजेपी शामिल थी, लेकिन दोष बीजेपी पे नहीं आया। यही स्थिति आप देखेंगे बिहार में भी, बिल्कुल जेडीयू का तो नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी का उस तरह से नुकसान नहीं हुआ है, बीजेपी बल्कि ठीक रही है। तो जेडीयू का इसलिए कि जेडीयू ने पाला बदला, इसको लेके वहां पे नाराजगी दिखाई दी। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में राहुल सर जैसा हम दिखा रहे हैं, जो बात राहुल सर कह रहे हैं, मनोज सर कह रहे हैं, वो यहाँ पर कंफर्म होती नजर आ रही है। देखिए इंडिया गठबंधन को 21 सीटें कुल मिल रही हैं, जिसमें से 19 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को हैं। एनसीपी शरद पवार को 4 सीटें मिल रही हैं, दूसरी तरफ एनसीपी अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे, जिसका जिक्र अभी मनोज सर कर रहे थे, उनको 6 सीटें मिल रही हैं, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे को 15 सीटें मिल रही हैं। तो वो जो विक्टिम कार्ड है वो इनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस जनादेश ने कम से कम इन 2 पार्टियों में जो बंटवारा हुआ था उसका भविष्य स्पष्ट कर दिया है और लोगों ने उसको किस तरह से लिया है उसको साफ कर दिया है। तो जैसा अभी सिंह साहब भी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति में अगर कोई कहीं का मतदाता था तो वो महाराष्ट्र का था, क्योंकि वहाँ पे 5 सीधे बड़ी पार्टियाँ बन गई थी। तो जाहिर है कि लोगों ने शरद पवार को ज़्यादा बेहतर माना है अजीत पवार की तुलना में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मूल शिवसेना माना है, उसके साथ उनकी निष्ठा बनी रही है और उन्होंने शिंदे की शिवसेना को भाव नहीं दिया है, उसको वो इज्जत और सीटें नहीं बख्शी है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में इससे थोड़ी स्पष्टता अब आएगी और अब इन पार्टियों के सामने, ये जो पार्टियां अजीत पवार और शिंदे और इनके साथ जो लोग हैं, अब उनके लिए अगले विधानसभा चुनावों में असली और कड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी होगी। लेकिन मनोज सर बहुत संक्षेप में, अगर शिवसेना ना टूटी होती, अगर शिवसेना बीजेपी के साथ ही होती, 2019 वाली तस्वीर होती, तब तो बीजेपी के पास 41 सीटें होती सर, जो घटकर अब 27 रह गई। हाँ, तो ये तो नुकसान होगा। हाँ देखिए लगता तो वो है, ऐसे ही है कि जो पहले वाली स्थिति थी कम से कम वो तो होती ही। अच्छा अनुराग, मैं एक और बात आपको के उसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप ये देखिएगा कि यहाँ 2 पार्टीज जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बीजेपी और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो दोनों के बीच, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से उनको जो उनकी स्ट्रांग पार्टी, उनका जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, आरएसएस का जो वर्कर वहाँ है, महाराष्ट्र में बीजेपी को उसका लाभ मिला है और उसी तरीके से उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का जो कार्यकर्ता था वो आज की डेट में उनके साथ है और उसका फायदा उनको मिला है।